बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर से। देश के एक बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर इस बार बर्फबारी के लिए तरस गया। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में सामान्य से बहुत कम बर्फ पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि वहां आगे भी बर्फ नहीं पड़ने का अनुमान है, लेकिन तापमान -5 से -4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी जम्मू कश्मीर में ठंड तो पड़ेगी लेकिन बर्फबारी नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर के जो इलाके सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढके रहते थे, उन इलाकों में इस बार दूर दूर तक बर्फ नजर ही नहीं आई। गुलमर्ग में तो ऐसे हालात हैं कि पर्यटक निराश होकर लौटने लगे, क्योंकि जनवरी में बर्फ से सफेद हो जाने वाले गुलमर्ग में इस बार बर्फ ही नहीं पड़ी। दूर दूर तक खाली जमीन दिखी। सड़कें, पहाड़ और गुलमर्ग के लोग सभी बर्फबारी का इंतजार करते रहे, लेकिन गुलमर्ग की सड़कों पर थोड़ी बहुत बर्फ ही नजर आई। या यूं कहें कि इस बार वहां ऐसी बर्फ पड़ी कि लगा ही नहीं कि बर्फबारी हुई है। इससे सबसे ज्यादा निराश हुए वो लोग जो घूमने के लिए गुलमर्ग आए थे, लेकिन बर्फबारी का मजा नहीं उठा पाए। हमें कुछ मिला ही नहीं। यहाँ उदासी है, ड्राई एरिया सारा। आमतौर पर गुलमर्ग में जनवरी के महीने में कम से कम 1 फीट बर्फ तो रहती है, लेकिन इस बार 1 फीट बर्फ वहां दूर की बात हो गई और सड़कों और पहाड़ों पर छिटपुट इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फ दिखी। क्योंकि इस बार घाटी में अच्छी बर्फबारी नहीं हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं जताया और यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में पारा तो गिरेगा लेकिन बर्फ नहीं पड़ेगी। और कश्मीर की वादियां इस बार बर्फबारी से सफेद नहीं होंगी। यानी ऐसा वक्त जब उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ। वेदर अमूमन 16 आफ्टरनून तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। जो इस बार कश्मीर से जो तस्वीरें आई उनमें कश्मीर की सड़कों पर बर्फबारी का नामो निशान तक नजर नहीं आया। सूरज चमकता दिखा, सड़कें सूखी नजर आईं, बर्फबारी से सफेद हो जाने वाले पेड़ भी यूं ही खड़े रहे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3-4 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर में दिसंबर और जनवरी के महीने में न के बराबर बर्फ पड़ी। और अनुमान लगाया गया कि ऐसा एल नीनियो इफेक्ट की वजह से हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल मानसून के बाद से वहां एल नीनियो का असर है और इसी एल नीनियो इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर में न दिसंबर में बर्फ पड़ी और न जनवरी में। जब भी एल नीनो हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम ड्राई हुआ, ऐसा नहीं है। मेजर केसेस में आपका ड्राई स्पेल यहाँ देखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 1987, 1996, 2015 और 2018 में भी ऐसा हो चुका है और एल नीनियो इफेक्ट की वजह से दिसंबर और जनवरी में सामान्य से कम बर्फबारी हुई थी। एल नीनियो मौसम की ऐसी स्थिति है जो प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से अधिक होने पर बनती है। आसान भाषा में कहें तो एल नीनियो इफेक्ट की वजह से मौसम गर्म हो जाता है और ये 2 से 7 साल में सक्रिय होता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इसी इफेक्ट की वजह से कई साल बाद इतनी कम बर्फ पड़ी, लेकिन वहां का तापमान -5 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। यानी भले ही बर्फ ना पड़े लेकिन ठंड तो पड़ेगी। वैसे इस बार भारत के एक बड़े हिस्से में ठंड कहर ढा रही है, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोल्ड डे का अनुमान है। कोल्ड डे यानी दिन में भी खूब ठंड पड़ेगी। 8 जनवरी का दिन तो दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। और शीतलहर और कोहरे से लड़ते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान नैनीताल से भी कम हो गया, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि 8 जनवरी को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 से 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा और 8 जनवरी को नैनीताल में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी 8 जनवरी को दिल्ली की सर्दी ने नैनीताल की ठंड को भी मात दे दी। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो झील ही जम गई, क्योंकि वहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस चला गया और पहाड़ों के बीच से बहने वाला झील का पानी बर्फ बनकर ठहर गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत और पहाड़ी इलाकों में सर्दी के सितम से अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोहरे और शीतलहर के बीच बारिश भी हो सकती है और इससे पारा और ज्यादा गिर सकता है। इसीलिए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि कई राज्यों में कोल्ड डे रह सकता है और दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में कोल्ड डे रहेगा, यानी दिन का अधिकतम तापमान भी नहीं बढ़ेगा और दिन में भी वैसी ही ठंड पड़ेगी जैसी रात में पड़ रही है।
इस वजह से स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई। मतलब कोहरा और शीतलहर गए नहीं, बारिश और आ गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जैसे शहरों से बारिश की तस्वीरें भी आ गई। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश होने लगी। वहां लगातार दूसरे दिन बारिश हुई। दिंडकल जिले में तो दिन में खूब बादल बरसे, यानी कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश भी शुरू हो गई। और देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने डराना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार ठंड भी पड़ी, बारिश भी हुई और जम्मू कश्मीर में सूखा भी पड़ गया, क्योंकि वहां बर्फबारी ही नहीं हुई। लेकिन अमेरिका में बर्फीला तूफान आ गया। अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है कि वहां आए बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका के एक बड़े हिस्से को आफत से जूझना पड़ेगा, क्योंकि मध्य और पूर्वोत्तर अमेरिका में आसमान से सफेद आफत बरस रही है। अमेरिका के साउथ डकोटा में तो इतनी बर्फ पड़ी कि सफेद रंग के अलावा दूसरा कोई रंग ही नहीं नजर आया। दूर से देखो या पास से, बर्फ की मोटी चादर दिखी, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ बर्फबारी नहीं हुई बल्कि बर्फीला तूफान आया और हवा के साथ बर्फ ऐसे उड़ती दिखी मानो पानी के फुहारे हों। क्या सड़क, क्या घर, क्या गाड़ियां, सब पर बर्फ की मोटी परत जम गई। घरों के आगे तो बर्फ का अंबार ही लग गया। सड़कों तक से आना जाना मुश्किल हो गया। इसके बाद बर्फ को हटाने का काम शुरू हुआ। जहां मशीन से काम बना वहां मशीन का इस्तेमाल किया गया। जहां मशीन से काम नहीं हो पाया वहां लोगों ने फावड़ा उठाकर बर्फ हटानी शुरू कर दी। साउथ डकोटा में बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं भी चली और इसकी वजह से वहां हालात बिगड़ने लगे। बड़ों की तो मजबूरी थी, इसलिए वो रास्ता साफ करने के लिए घर से निकले और काम पर लग गए, लेकिन बच्चों को घर में ही रहना पड़ा और वो घर के कांच से बर्फीला तूफान देखते नजर आए, क्योंकि साउथ डकोटा में बर्फ पड़ने के साथ साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। इस वजह से हालात और बिगड़ने लगे, क्योंकि तेज हवाओं के साथ गिरती बर्फ से पूरा मौसम सफेद हो गया। गाड़ियों और घरों की छतों को देखकर तो उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया। कुछ ऐसा ही हाल पूर्वोत्तर अमेरिका का भी है। वहां रात भर बर्फ पड़ी, गाड़ियां लाइट जलाकर गुजरती रहीं। अमेरिका के मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि इस बर्फीले तूफान का असर अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर पड़ेगा और अमेरिका के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्से पर इस बर्फीले तूफान का असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार कई दिनों से अमेरिका में बर्फीले तूफान का असर दिख रहा है। 600 से ज्यादा उड़ानें और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, यानी अमेरिका का हाल भी यूरोप जैसा हो गया। क्योंकि यूरोप के कई देशों में ठंड ने लोगों को जमा दिया। इतनी बर्फ पड़ी कि रास्ते जम गए। स्वीडन में तो कई कई घंटों तक बर्फ पड़ी और गाड़ियां यहां वहां जमी नहीं। रूस और फिनलैंड में भी पारा लुढ़क गया। कई देशों में पारा -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी घर से बाहर निकलना तो दूर, लोग इस बारे में सोचना तक नहीं चाहते, क्योंकि ठंड भी पड़ रही है और बर्फ भी। इस वजह से यूरोप के कई देशों में ठंड ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस, बाल्टिक देशों, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी ठंड ने भारत, अमेरिका और यूरोप तक कहर ढाया और हर दिन नए रिकॉर्ड बनाए। आने वाले दिनों में भी इससे राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। यानी दुनिया के बड़े हिस्से में ठंड का आपातकाल लगा रहेगा। उधर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक बड़ी सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की सलाह दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उन्होंने हिदायत दी कि मंत्री अपनी आस्था दिखाएं, लेकिन आक्रामकता से बचने की कोशिश करें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखें कि 22 जनवरी के दिन कोई गड़बड़ी न हो। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार की तस्वीर सामने आई। इस द्वार को बनाने में सोने का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही उस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी भी की गई। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। खबर है कि अयोध्या की सुरक्षा को देखते हुए उसे रेड और येलो जोन में बांटा गया है। रेड जोन में राम मंदिर होगा, जबकि येलो जोन में कनक भवन और हनुमान गढ़ी होंगे। बड़ी खबर आई कर्नाटक से। वहां एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। सूचना सेठ पर यह भी आरोप है कि उन्होंने गोवा के एक होटल में पहले बच्चे की हत्या की और फिर उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। लेकिन होटल कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से सूचना सेठ को पकड़ लिया गया, क्योंकि 6 जनवरी को वो होटल में अपने बच्चे के साथ पहुंची थी।
लेकिन जाने के दौरान उनके साथ बच्चा नहीं था और जांच के दौरान होटल के कमरे से खून के धब्बे भी मिले। इसके बाद फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, लेकिन तब तक सूचना सेठ गोवा की सीमा से निकलकर कर्नाटक में दाखिल हो चुकी थी। इसके बाद गोवा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया और फिर उन्हें उनके बेटे की हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया। लेकिन कर्नाटक पुलिस के अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब जांच के दौरान सूचना सेठ के एक बैग से उनके 4 साल के बच्चे का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि वो अपने बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु भागने की फिराक में थी। Checked the vehicle and the luggage. When the luggage was opened, the dead body of the boy was found. जानकारी के मुताबिक 39 साल की आरोपी सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO भी हैं। पुलिस के मुताबिक 6 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के सोल बनियन ग्रैंडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी। 2 दिन वहां रहने के बाद उन्होंने 8 जनवरी को होटल से चेकआउट किया, लेकिन इस दौरान वो अकेली थी। गोवा पुलिस का दावा है कि उन्हीं 2 दिनों में सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी और सूत्रों का दावा है कि हत्या करने के बाद वो बच्चे के शव को बेंगलुरु ले जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शव को एक बैग में भर रखा था, लेकिन होटल के कर्मचारियों का माथा तब ठनका जब सूचना सेठ टैक्सी से ही गोवा से बेंगलुरु जाने की जिद पर अड़ गई। जबकि गोवा से बेंगलुरु टैक्सी से जाना काफी महंगा सौदा था। पुलिस के मुताबिक इसे लेकर कई बार होटल के कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की। उन्हें यह सलाह भी दी गई कि टैक्सी से बेंगलुरु जाने के बजाय फ्लाइट से जाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। लेकिन इसके बाद भी सूचना सेठ टैक्सी से ही बेंगलुरु जाने की जिद पर अड़ी रही। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त सूचना सेठ होटल से निकली उस दौरान उनके साथ कोई बच्चा नहीं था, जबकि वो होटल में अपने 4 साल के बच्चे के साथ ही पहुंची थी। इसी वजह से होटल कर्मचारियों को उन पर शक होने लगा। और तो और जब कमरे की सफाई की गई तो वहां से भी खून के धब्बे मिले। Once she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which is suspected to be blood. इसके बाद होटल से फौरन पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने होटल के CCTV कैमरे चेक किए। उनमें सूचना सेठ अपने बेटे के साथ होटल में आती तो दिखाई नहीं, लेकिन होटल से निकलने के दौरान उनके साथ उनका बेटा नहीं नजर आया। और इसी वजह से गोवा पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की एक टीम सूचना सेठ की लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई। आरोपी सूचना सेठ टैक्सी से बेंगलुरु के लिए निकली थी। इसी वजह से उनका पता लगाने में पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर से बात की जो सूचना सेठ को बेंगलुरु के लिए लेकर निकला था। बातचीत के बाद पता चला कि टैक्सी गोवा की सीमा से निकलकर कर्नाटक की सीमा में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान पुलिस ने सूचना सेठ से भी बात की और उनसे उनके बेटे के बारे में पता करने की कोशिश की। आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस को भी गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की। Asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. पुलिस के दबाव बनाने के बाद सूचना सेठ ने गोवा में रहने वाले अपने एक दोस्त का पता दिया, जो जांच के दौरान फर्जी निकला। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके एक जवान ने टैक्सी ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात की ताकि पीछे की सीट पर बैठी सूचना सेठ को इसका पता न चल सके कि उनके बीच क्या बात हुई। बताया गया कि पुलिस के उस जवान ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नजदीक के किसी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर सूचना सेठ को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां जांच के दौरान सूचना सेठ के बैग से उनके 4 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ। लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि उन्होंने अपने बेटे की हत्या क्यों की। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक सूचना सेठ का अपने पति के साथ कई साल से विवाद चल रहा था। हालांकि वो अपने पति से तलाक ले चुकी थीं, लेकिन गोवा पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश की वजह से सूचना सेठ बेहद परेशान थी। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज़ ऑफ व्हिच शी वाज वेरी अनहैप्पी। जानकारी के मुताबिक सूचना सेठ की 2010 में केरल के रहने वाले AI डेवलपर वेंकट रामन नाम के आदमी से शादी हुई थी। 9 साल बाद 2019 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया।
लेकिन बेटे के जन्म के बाद से ही उनका अपने पति से विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उनके पति अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं, जबकि सूचना सेठ को ये मंजूर नहीं था कि तलाक के बाद उनके पति 4 साल के बेटे से मिलें। दावा किया जा रहा है कि पति से नफरत की वजह से ही उन्होंने अपने बेटे की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। न सिर्फ प्लान बनाया बल्कि गोवा के इस होटल में उसे अंजाम भी दे दिया। इधर नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार को एक और सदस्य का नाम शामिल हो गया। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती का नाम भी शामिल है। इस चार्जशीट में उनके अलावा लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव का भी जिक्र है। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार से इजाजत नहीं मिलने पर निशाना साधा। 14 जनवरी को मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है उसके लिए मणिपुर सरकार ने मंजूरी अभी तक नहीं दी है। खबर है कि राम मंदिर का जश्न मनाते हुए अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 जनवरी को विशाल कार रैली निकाली जाएगी। इस रैली का आयोजन अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने किया है। दावा है कि इसमें 400 से ज्यादा कारें शामिल होंगी। उधर 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सुबह अयोध्या एयरपोर्ट से वो सड़क के रास्ते हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। अयोध्या पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और हनुमानगढ़ी मंदिर में उन्होंने आरती की। इसके बाद वो राम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने गर्भगृह में रामलला की आरती उतारी। उन्होंने मंदिर में परिक्रमा भी की। मंदिर में वो कुछ देर तक हाथ जोड़कर खड़े रहे। इस दौरान मंदिर की घंटियां लगातार बजती रहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चंद दिन बचे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। पूजा के बाद वो आला अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर में घूमे। काम कहां तक पहुंचा है इस बारे में उन्होंने जाना। योगी आदित्यनाथ पूरे परिसर में पैदल ही घूमे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े हर काम के बारे में जाना। और इसके लिए वो केवल मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या में बने पुलिस कंट्रोल रूम भी पहुंचे, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समेत देश की कई बड़ी हस्तियां अयोध्या में होंगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने केवल मंदिर का ही नहीं बल्कि सुरक्षा इंतजामों का भी निरीक्षण किया। वो अयोध्या में बने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की। 22 जनवरी को ट्रैफिक से जुड़ी तैयारियों की भी उन्होंने जानकारी ली। यही नहीं, 14 जनवरी को योगी आदित्यनाथ अयोध्या में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसके अलावा 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे और 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी। उधर बड़ी खबर आई केरल से। वहां यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया। इसके बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल मम्कुट्टिल पर 20 दिसंबर को हुई एक रैली के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप लगा था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था और इसी का विरोध जताने के लिए केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की सरकार ने राहुल मम्कुट्टिल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया, जबकि इस हंगामे का दोषी कोई और था। और तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस ने इसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इसके बाद तो हालत ऐसी हो गई कि पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को घसीट कर पुलिस की गाड़ी में डाला। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी करते रहे। सड़क पर बैठे सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, तभी वहां पुलिस आ धमकी और उन्हें उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो बवाल बढ़ता चला गया। पुलिस ने किसी को बांह से पकड़ा तो किसी के हाथ पैर पकड़कर उन्हें गाड़ी में ठूंसना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल मम्कुट्टिल को सरकार ने प्लानिंग के तहत जेल में डाला। हालांकि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे केरल में इस मामले का जोर शोर से विरोध जता रहे हैं। और तिरुवनंतपुरम में भी ऐसा ही हुआ। वहां जारी प्रदर्शनों को रोकने गई पुलिस के सामने चुनौती तब और बढ़ गई जब उन कार्यकर्ताओं ने वहां से हटने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो वहां जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। पुलिस वाले उन्हें हटाने के लिए दम लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत वहां जमे रहने में लगा दी।
इसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें घसीटने का काम शुरू किया। किसी को हाथ से पकड़ा तो किसी को पांव से, और ले जाकर पास खड़ी वैन में ठूस दिया। लेकिन जब वो कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने वहां लाठियां भी भांजी। इस दौरान कई कार्यकर्ता तो बेहोश भी हो गए और सड़क पर ही गिर पड़े। लेकिन पुलिस वाले वहां से नहीं हटे। उन्होंने बेसुध पड़े उन कार्यकर्ताओं के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उन्हें उठाकर उसी वैन में बैठा दिया। इस दौरान वो लगातार इसका विरोध जताते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने अपने इरादे नहीं बदले। वो एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को पकड़ते गए और हिरासत में लेते चले गए, और तब तक नहीं रुके जब तक वहां मौजूद हर एक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को वहां से हटा नहीं दिया गया। उधर वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से जुड़ी अहम खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ और कई देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ अहमदाबाद में रोड शो किया। इस दौरान कई जगहों पर लोगों ने उन पर फूल बरसाए। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे। इससे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री खुद उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। भारत को पहली बार यूएन की संस्था यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने का मौका मिला। दिल्ली में 21 जुलाई से 31 जुलाई तक इसकी अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। इधर दिव्या पाहुजा के घर वालों ने गुरुग्राम पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन गुरुग्राम पुलिस ने रात में जांच करने से इनकार तक कर दिया था। 2 जनवरी को दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिव्या की होटल में हत्या कर दी गई थी, और आरोप है कि उसके दोस्त अभिजीत ने ही उसे गोली मार दी थी। लेकिन इस हत्याकांड के एक हफ्ते बाद दिव्या के घर वालों ने गुरुग्राम पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए। दिव्या की बहन नैना पाहुजा ने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन पुलिस ने दिव्या को रात में ढूंढने से इनकार कर दिया था। 14 सेक्टर में 2 वो हवलदार बैठे थे। उन्होंने अपने सीनियर से बात कराई और उसके सीनियर ने बोला आप एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम सुबह 10 बजे इस केस को खंगालेंगे। घर वालों का यह भी आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही आरोपी अभिजीत दिव्या के शव को ठिकाने लगाने में कामयाब हो गया था। इस बारे में जब गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जांच करने की दलील दी कि गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर कहीं पर भी किसी भी बात की अगर कोई चूक है तो उसको भी हमारे आला अधिकारी गहनता से उसकी जांच करेंगे। घर वालों ने दावा किया कि दिव्या पैसों के लिए अभिजीत को ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि अभिजीत ही उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। जबकि अभिजीत ने यह आरोप लगाया था कि दिव्या उसे अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन दिव्या के घर वालों ने इसे नकार दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी पुलिस दिव्या के शव को नहीं ढूंढ सकी, और न ही पुलिस उन 2 आरोपियों तक पहुंच सकी जिन पर दिव्या के शव को ठिकाने लगाने का आरोप है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी को हत्या करने के बाद अभिजीत ने रवि और बलराज नाम के 2 लोगों को दिव्या के शव को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी थी। दावा किया गया कि दोनों आरोपी गुरुग्राम से अभिजीत की BMW कार लेकर पंजाब की तरफ निकले थे और रास्ते में उसके शव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन 1 हफ्ते बाद भी पुलिस दिव्या का शव बरामद नहीं कर सकी। हम फोन भी करते हैं तो हमको यही बोलते हैं कि आप प्लीज अभी फोन मत करो, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, जैसे हमें बॉडी मिलेगी हम आपको बता देंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी अभिजीत की मेघा नाम की दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने 2 जनवरी को अभिजीत के कहने पर दिव्या का सामान किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया था। इसके अलावा उसने होटल में सबूतों को मिटाने में भी मदद की थी। इसी वजह से गुरुग्राम पुलिस ने अभिजीत और मेघा को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की, ताकि हत्याकांड से जुड़े कई दूसरे रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। उधर आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से लेफ्ट पार्टियों के कई नेता जुड़ गए। इसके बाद उस रैली ने विशाल रूप ले लिया। हालांकि उसके बाद उस रैली पर पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया और प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत लेफ्ट पार्टियों से जुड़े लोगों को हिरासत में लेने का काम शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों में जितने पुरुष थे उससे कहीं ज्यादा महिलाएं नजर आईं, जो राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन को बीच में रुकवाया और उन कार्यकर्ताओं को पकड़ती दिखी। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि उनमें एक भी कार्यकर्ता पुलिस की बात मानने को राजी नहीं था। इसके बाद तो एनटीआर जिले में जारी वो प्रदर्शन देखते ही देखते पुलिस और उन प्रदर्शनकारियों के बीच जारी किसी खेल में बदल गया। मतलब पुलिस एक आदमी को रोकती तो दूसरा आगे बढ़ जाता।
इसके बाद पुलिस वालों ने आओ देखा ना ताओ और लोगों को पकड़कर पुलिस वैन में जैसे तैसे ठूंस दिया। लेकिन पुलिस के ऐसा करते ही वहां हंगामा कम होने के बजाय और बढ़ गया, क्योंकि इस प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का साथ लेफ्ट पार्टी के कई नेता दे रहे थे। और पुलिस ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पुलिस ने उन नेताओं को भी खींचकर सड़क से उठाया और बस में बैठा दिया। और जैसे ही ये हुआ, उन नेताओं के समर्थकों ने आपा खो दिया। फिर तो ना पुलिस वालों का सुरक्षा घेरा काम आया और ना ही उनके डंडे। वो कार्यकर्ता दौड़ते हुए बैरिकेडिंग की धज्जियां उड़ाने लगे। हाथों में झंडे लिए वो लोग तेजी से आगे बढ़े और पुलिस के बड़े अधिकारियों को धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करने लगे। किसी ने पुलिस वालों को अलग किया तो कोई लोहे के बड़े बड़े बैरिकेडों को धक्का देता नजर आया। इनमें बड़ी तादाद में महिला प्रदर्शनकारी भी थी और उन्हें रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। हालांकि इससे निपटने के लिए महिला पुलिस को पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने हंगामा कर रही उन महिलाओं को पकड़ा और उन्हें वहां से हटाने लगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो सिर्फ एक रैली निकालने के इरादे से वहां पहुंचे थे। लेकिन देखते ही देखते ये रैली प्रदर्शन में बदल गई और फिर पुलिस को इसे रोकने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। उधर चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया। चुनाव आयोग ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसकी शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के आंध्र प्रदेश के दौरे से हुई। वहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से ईडी की टीम पर हुए हमले पर रिपोर्ट मांगी। हाल ही में उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर भीड़ ने उस वक्त हमला कर दिया था जब वो छापेमारी करने गई थी। उधर बड़ी खबर आई अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी। अचानक एक गाड़ी व्हाइट हाउस के गेट से जाकर टकरा गई। ये घटना व्हाइट हाउस के बाहरी हिस्से में हुई। टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस ने ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सीक्रेट सर्विस ये पता लगा रही है कि यह हादसा था या साजिश, क्योंकि पिछले महीने भी बाइडेन के काफिले की एक गाड़ी को एक अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद व्हाइट हाउस के गेट से गाड़ी टकरा गई और व्हाइट हाउस के पूर्वोत्तर दिशा के गेट पर हड़कंप मच गया। घटना बड़ी थी। गेट से टकराने वाली गाड़ी वहीं खड़ी थी। गाड़ी के सारे दरवाजे खुले थे। सुरक्षाकर्मी इस गाड़ी का मुआयना करते दिखे। व्हाइट हाउस के गेट से टकराने के बाद गाड़ी लंबे समय तक वहीं खड़ी रही। कई सुरक्षाकर्मी आए और उसे देखकर चले गए, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को हादसे के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ शुरू हो गई। लेकिन सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी और व्हाइट हाउस के बाहर चहलकदमी होती रही। इतने में पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंच गई और जांच में तेजी आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा करने वाली सीक्रेट सर्विस ने गाड़ी के ड्राइवर पर कोई केस दर्ज नहीं किया। ड्राइवर का नाम भी नहीं बताया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सीक्रेट सर्विस ने केवल इस घटना का समय बताया। जानकारी दी गई कि गाड़ी व्हाइट हाउस की पूर्वोत्तर दिशा के गेट से शाम के करीब 6 बजे टकराई और टक्कर के बाद गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी बताया गया कि घटना के वक्त बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर नहीं थे, लेकिन व्हाइट हाउस के गेट से गाड़ी का टकराना कोई मामूली बात तो है नहीं। इसलिए इस बात की जांच शुरू हो गई कि कहीं इस टक्कर के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि पिछले ही महीने बाइडेन के काफिले की गाड़ी से एक गाड़ी टकरा गई थी। इसके अलावा पिछले साल 19 साल के एक शख्स ने व्हाइट हाउस के पास लगे बैरियर पर ट्रक से टक्कर मार दी थी। पूछताछ में उसने बताया था कि वो बाइडेन को मारना चाहता था और इसके लिए उसने पूरे 6 महीने तक प्लानिंग की थी। उधर उत्तराखंड के देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां के एक इलाके में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। क्लोरीन गैस जहरीली होती है और आमतौर पर इसका इस्तेमाल कीटनाशक की तरह किया जाता है। ज्यादा समय तक इसके संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए वहां क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ लोग बेहोश तक हो गए। इसका पता चलते ही पूरे शहर में कोहराम मच गया। फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास मौजूद घरों को खाली करा लिया गया, क्योंकि क्लोरीन गैस के रिसाव से वहां रहने वाले कई लोगों को आंखों में जलन के साथ सांस लेने में परेशानी होने लगी। जानकारी के मुताबिक देहरादून के चंदन नगर इलाके में मौजूद एक खाली जमीन पर कई साल से क्लोरीन गैस के 5 सिलेंडर रखे हुए थे और उन्हीं सिलेंडरों से गैस लीक हो रही थी। देर रात इसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कुछ जवान वहां पहुंच गए।
लेकिन गैस की चपेट में आने से 2 जवान बेहोश हो गए। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ फायर ब्रिगेड के लोग सिलेंडरों की जांच करने वहां पहुंचे। जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्क्यू टीम में शामिल 4 लोग गैस से बचाने वाली किट पहनकर सिलेंडरों की जांच करते दिखाई दिए। जांच के बाद पता चला कि क्लोरीन गैस एक सिलेंडर से लीक हो रही है और उसी वजह से वहां हड़कंप मच गया। गैस लीक के बाद लोगों को उसकी चपेट में आने से बचाने के लिए उस इलाके में प्रशासन की तरफ से मास्क बांटे गए। इसके अलावा लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। इसके बाद सिलेंडर से गैस रिसाव को रोकने का ऑपरेशन शुरू किया गया। क्योंकि सिलेंडर से क्लोरीन गैस का लगातार रिसाव होने से इलाके के लोग दहशत में थे। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा, जिससे लोगों में खौफ भर गया था। इसीलिए प्रशासन ने फौरन खाली जमीन पर पड़े क्लोरीन गैस के सिलेंडरों को जमीन में गाड़ने का काम शुरू किया। इसका एक वीडियो भी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। उस वीडियो में वहां खुदाई करने वाली एक मशीन दिखाई दी। गड्ढा खोदने की वजह से पास में ही मिट्टी का ढेर नजर आया। बताया गया कि एक बड़ा गड्ढा खोदने के बाद क्लोरीन गैस के उन 5 सिलेंडरों को उसमें डाल दिया गया ताकि गैस रिसाव पर काबू पाया जा सके। ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जांच का विषय है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के अधिकारी जमीन के मालिक से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश में जुट गए कि क्लोरीन गैस के सिलेंडर किसके हैं और किस वजह से वहां रखे हुए थे। अब उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी की टीमों ने मुंबई की 7 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की। पर्पसली कर रहे हैं, डराने के लिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने माना कि विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही ये समस्या दूर कर ली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर लंदन पहुंचे। इस दौरे में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात करेंगे। पिछले 22 साल में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है। इधर उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ जूनियर डॉक्टरों ने एक जिम में घुसकर 3 लड़कों को बुरी तरह पीट दिया और मारपीट की यह घटना उस जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि उन डॉक्टरों ने जिस लड़के को पीटा उसकी कहासुनी हफ्ते भर पहले उनमें एक डॉक्टर से हुई थी और उसी का बदला लेने के लिए करीब 50 से 60 जूनियर डॉक्टर उस जिम में आ धमके। इसके बाद पहले उन्होंने उस लड़के को ढूंढा जिससे उनकी बहस हुई थी और फिर उसके 2 साथियों को भी खींचकर बाहर ले आए। नीले रंग की टी-शर्ट पहना वो लड़का करीब 25-30 लोगों के बीच घिरा था। इतने में भीड़ में किसी ने उसके चेहरे पर पहला थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो सारे जूनियर डॉक्टर उस एक लड़के पर टूट पड़े। वो आरोपी जो उस लड़के को खींचकर बाहर लाया था, उसने उसकी बाजू मरोड़ी और फिर बाकी लोग उस पर बरस पड़े। किसी ने उसके सिर पर मारा तो कोई उसकी पीठ पर घूंसे बरसाता नजर आया। इस दौरान उस जिम में कई लोग थे, लेकिन किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके बाद वो सभी आरोपी उन लड़कों को पीटते पीटते जिम से बाहर ले गए और इस मारपीट से उस जिम में हड़कंप मच गया, क्योंकि करीब 50 से 60 लड़के जिस तूफान की तरह आए और उन लड़कों पर लात घूंसे बरसाने लगे, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो उन्हें खींचकर अपने साथ ले गए। और ये सब देखकर उस जिम में मौजूद बाकी लोग भी हक्के बक्के रह गए। कुछ लड़कों ने तो इस घटना का वीडियो बनाने की कोशिश भी की, लेकिन इन जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें डांट कर उनका मोबाइल रखवा दिया। हालांकि मारपीट की इस घटना की जानकारी फौरन उस जिम के ट्रेनर को दी गई और फिर उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैं इनके साथ खड़ा था तो इस वजह से उन्होंने मुझे मारा। पुलिस के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों की जिस भीड़ ने उस जिम पर हल्ला बोला, उनमें एक डॉक्टर से उस लड़के की मामूली कहासुनी हुई थी और उसके करीब हफ्ते भर बाद 50 से ज्यादा लोगों ने उस कहासुनी का हिसाब चुकाने के लिए उसे निशाने पर ले लिया। इस संबंध में हम लोग वीडियो फुटेज देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उस जिम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और बाकी वीडियो की तलाशी ली और ये भरोसा दिया कि वो जल्द ही उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां महज 1 बीघा जमीन के लिए एक महिला अपनी सास की चिता पर बैठकर हंगामा करने लगी और उनका अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। करीब 3 घंटे तक वो अपनी सास की चिता पर बैठकर जमीन के टुकड़े के लिए लड़ती रही।
चिता के लिए लगाई गई लकड़ियों पर उस महिला की सास का शव भी रखा हुआ था। सफेद कपड़े में लिपटे शव के पास ही चिता के ऊपर वो महिला भी बैठी थी। गांव वालों ने बताया कि 1 बीघा जमीन के लिए इस महिला ने सास के अंतिम संस्कार से ठीक पहले हंगामा कर दिया। चिता पर बैठी इस महिला के हंगामे की खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद वहां भारी संख्या में गांव के लोग पहुंच गए और उसे समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सास की चिता पर बैठी वो महिला उल्टे गांव के लोगों पर ही बरस पड़ी। महिला के घर वालों ने उस महिला से गुहार लगाई कि अंतिम संस्कार हो जाने के बाद जमीन विवाद को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो महिला किसी भी कीमत पर चिता से उतरने के लिए तैयार नहीं दिखी और वो लगातार ये मांग करती रही कि उसके ससुर विवादित जमीन को उसके पति के नाम कर दें। इस दौरान गांव के लोग और परिवार वाले हंगामा कर रही उस महिला को चिता से नीचे उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा कर रही वो महिला चिता से हिलने को तैयार नहीं थी। इस दौरान वो अपने ससुर से भी जमीन के लिए लड़ती रही। नहीं लिखा तो अपने हवा खा जाए। गांव वालों के मुताबिक जिस महिला के शव का अंतिम संस्कार होना था उसके 3 बेटे हैं और हंगामा करने वाली ये महिला उसकी सबसे बड़ी बहू है। गांव वालों के मुताबिक सबसे छोटे बेटे के हिस्से में ज्यादा जमीन दिए जाने से ये महिला नाराज थी। कई घंटों तक हंगामा होता देख गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। बाद में वहां पहुंची पुलिस की टीम ने हंगामा करने वाली महिला को चिता से उतरवाया और शव का अंतिम संस्कार करवाया। उधर एनआईए ने अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच तेज कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम अमेरिका का दौरा कर सकती है। खबर है कि एनआईए की टीम इसी हफ्ते अमेरिका जाएगी, जहां वो आतंकी घटनाओं से जुड़े दूसरे मामलों पर भी चर्चा करेगी। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ड्रग्स और हथियार की एक बड़ी खेप बरामद की। खबर है कि इस दौरान भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक AK-47 राइफल भी जब्त की गई। हरियाणा के नूह हिंसा मामले के आरोपी बिट्टू बजरंगी के भाई महेश की दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि पिछले साल 13 दिसंबर को उन पर कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गोरक्षा बजरंग दल नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी नूह हिंसा मामले में इन दिनों जमानत पर है। उधर चंडीगढ़ की जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा पर अवैध वसूली के मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी। आरोप है कि उसने 2018 में चंडीगढ़ के एक दवा कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसी मामले में गैंगस्टर संपत नेहरा को कड़ी सुरक्षा के बीच चंडीगढ़ की जिला कोर्ट में पेश किया गया। उसकी पेशी के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान दिखाई दिए। बाद में कोर्ट ने संपत के खिलाफ आरोप तय कर दिए। ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਅੱਜ ਕੋर्ट ने फ्रेम ਕੀਤੇ हैं। मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे संपत नेहरा के खिलाफ 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मुकदमा चलाया जाएगा। संपत के वकील का दावा है कि इस मामले में उसे फंसाया गया है और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी बताया जाता है। आरोप है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अवैध वसूली का काम करता है। उस पर मुंबई में एक्टर सलमान खान की रेकी करने का भी आरोप है। संपत का नाम जयपुर में हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में भी सामने आया था। इधर सेना के हाथ में बहुत जल्द देश में बनी राइफल पहुंच सकती है। सेना के लिए हथियार बनाने की रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने एक नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल बनाई है। उग्रम नाम की इस राइफल की रेंज 500 मीटर से ज्यादा बताई जा रही है और इस राइफल को महज 100 दिनों के अंदर बनाया गया है। भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान देने वाले मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को जन्मदिन की बधाई दी। जाहिद रमीज ने ट्विटर पर की गई उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही जिसमें जयशंकर ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए PM मोदी का धन्यवाद दिया था। दिल्ली सोनीपत सीमा पर एक भीषण सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की मौत हो गई। वो दोनों जिस कार में सवार थे उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों इंस्पेक्टर काफी देर तक गाड़ी में ही फंसे रह गए थे। उधर अमेरिका में उड़ान के दौरान अलास्का एयरलाइंस के प्लेन में हुए हादसे के बाद विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि 3 रोज पहले 737 मैक्स 9 नाम के जिस विमान का इमरजेंसी दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया था उसे बोइंग कंपनी ने ही बनाया है।
इस हादसे के बाद अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने कई 737 मैक्स 9 विमानों में नट बोल्ट ढीले मिलने की शिकायत की, जबकि 3 रोज पहले इसी तरह का विमान अमेरिका के पोर्टलैंड में उड़ान के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे की वजह से बोइंग की दुनिया भर में फजीहत हो रही है, क्योंकि दुनिया में अलग अलग देशों की एयरलाइंस बोइंग के 10,000 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन पोर्टलैंड हादसे के बाद बोइंग के विमानों में सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि बोइंग की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने उसके 737 मैक्स 9 विमानों में गंभीर खामियां मिलने की शिकायत कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने दावा किया कि बोइंग के जिन 737 मैक्स 9 विमानों का इस्तेमाल वो करती है, उनमें जांच के दौरान 10 विमानों में नट बोल्ट ढीले मिले। इतना ही नहीं, यूनाइटेड एयरलाइंस ने आशंका जताई कि इस तरह की गड़बड़ी के साथ उड़ान भरने पर दोबारा आसमान में विमान का इमरजेंसी दरवाजा खुलने जैसा हादसा हो सकता है। यानी ठीक उसी तरह का हादसा जैसे हादसे ने 3 दिन पहले अमेरिका में 180 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी, क्योंकि पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के लिए उड़े अलास्का एयरलाइंस के उस विमान का इमरजेंसी दरवाजा अचानक ही टूटकर हवा में उड़ गया था, जिसकी वजह से उसमें मौजूद 174 यात्रियों और 6 क्रू मेंबरों की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि इमरजेंसी दरवाजे के अलग होने के बाद भी वो विमान करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े से छेद के साथ उड़ान भर रहा था। हालांकि पायलटों की सूझबूझ से बाद में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई, लेकिन इस हादसे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिस वक्त विमान का इमरजेंसी दरवाजा टूटकर उड़ा था, उसी वक्त तेज हवा ने विमान के अंदर से यात्रियों के मोबाइल फोन समेत कई चीजों को बाहर खींच लिया था। अमेरिका में विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था NTSB उन चीजों की तलाश में जुटी है। इसी बीच NTSB के अधिकारियों ने प्लेन से गिरे एक आईफोन को पोर्टलैंड में एक सड़क के किनारे से बरामद करने का दावा किया, लेकिन उन्होंने हैरानी जताई कि करीब 16,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उस आईफोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन यह हादसा बोइंग की साख को भारी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि पोर्टलैंड हादसे के बाद कई देशों में बोइंग के 737 मैक्स 9 विमानों की जांच के बाद ही उन्हें उड़ान भरने के निर्देश दे दिए गए। और इतना ही नहीं, खुद अमेरिका भी अपने देश की विमान बनाने वाली इस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले चुका है। अमेरिका में विमानों की उड़ान पर नजर रखने वाली एजेंसी FAA बोइंग के 170 से ज्यादा 737 मैक्स 9 विमानों की उड़ान पर रोक लगा चुकी है। लेकिन पोर्टलैंड हादसे के बाद सबसे ज्यादा खौफ में इंडोनेशिया है, क्योंकि अक्टूबर 2018 में उसका एक विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही समंदर में गिर गया था। वो विमान भी बोइंग कंपनी ने ही बनाया था। उस हादसे में विमान में मौजूद सभी 189 लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए पोर्टलैंड हादसे के बाद इंडोनेशिया अलर्ट हो गया और उसने अपने देश में बोइंग के 737 मैक्स 9 विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी, क्योंकि इंडोनेशिया को एक बार फिर 2018 जैसे हादसे का डर सताने लगा। उधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दरवाजों पर सोना लगाया जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। राम मंदिर के भूतल के गर्भगृह सहित कुल 18 दरवाजे लगाए जा रहे हैं। इनमें 14 दरवाजों पर सोने का इस्तेमाल किया जाएगा और इनमें कुछ दरवाजे बनकर तैयार भी हो चुके हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंडीगढ़ में भी तैयारियां जोरों पर हैं। वहां के हनुमान धाम मंदिर को 22 जनवरी के दिन 11,000 दियों से सजाने की योजना है। इसके अलावा उस दिन वहां 525 किलो का एक लड्डू भी बनाने की तैयारी है। असम के करीमगंज में पुलिस ने 100 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5 किलो हेरोइन जब्त की। खबर है कि पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इधर यूपी के हरदोई में पुलिस वालों का अपनी गाड़ी को धक्का देने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गए थे, लेकिन अस्पताल से निकलते वक्त उनकी गाड़ी बंद हो गई। और ऐसी बंद हुई कि उसने कड़ाके की ठंड में पुलिस वालों के पसीने छुड़ा दिए। बंद पड़ी गाड़ी को चालू करने के लिए एक पुलिस वाला स्टीयरिंग पकड़कर उसमें बैठा और 3 पुलिस वाले गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलने लगे। रिवर्स गियर में गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल काम नहीं आई। तभी एक आवाज आई जिसमें पुलिस वालों से थोड़ा और दम लगाने को कहा गया। पुलिस वालों ने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन ये मेहनत भी जाया चली गई।
अब पुलिस वालों ने आगे की तरफ धक्का लगाने का फैसला किया। गाड़ी को आगे से धकेल रहे तीनों पुलिस वाले गाड़ी के पीछे पहुंच गए और उन्होंने धक्का लगाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने पूरा दम लगा लिया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इस पर कुछ पत्रकारों ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो थके हारे पुलिस वालों ने उनसे भी धक्का लगाने में मदद मांग ली। खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस की बेचारगी का ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नई कार के ट्रायल के दौरान हुए हादसे में वन विभाग के 2 अधिकारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक रोज पहले ट्रायल के दौरान उस कार का एक टायर फट गया। के बाद वो बेकाबू होकर खाई में गिर गई और खाई से निकाले जाने के बाद उस कार की हालत देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। कई फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से कार के शीशे चकनाचूर हो गए और उसके आगे का एक पहिया तो पूरी तरह टेढ़ा हो गया, जबकि पीछे वाले जिस टायर के फटने की वजह से हादसा होने की बात कही गई वो कार से अलग हो चुका था। हादसे से पहले इस कार में वन विभाग के 4 अधिकारियों समेत कुल 9 लोग सवार थे, जो राजाजी टाइगर रिजर्व में गश्त के लिए लाई गई इलेक्ट्रिक कार का ट्रायल ले रहे थे। लेकिन बताया गया कि हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर ट्रायल के दौरान कार का पिछला टायर अचानक ही फट गया, जिसके बाद कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में वन विभाग के 2 अधिकारियों समेत 4 लोगों की जान चली गई और 2 अधिकारियों समेत 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के एक दिन बाद हादसे में जान गंवाने वाले वन विभाग के अधिकारियों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया और उसमें सैकड़ों लोगों का सैलाब उमड़ा है। लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। अमेरिका के टेक्सास में के सैंडमन सिग्नेचर नाम के होटल में जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद तो सैंडमन से होटल में लोगों के बीच दहशत मच गई। खबर है कि इस धमाके की वजह से उस होटल में ठहरे 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और सैंडमैन सिग्नेचर होटल में हुए भीषण धमाकों ने टेक्सास को दहला कर रख दिया। ये धमाके इतने तेज थे कि होटल की खिड़कियां और दरवाजे टूटकर नीचे गिर गए, जबकि उन खिड़कियों और दरवाजों पर लगे कांच बिल्कुल चकनाचूर हो गए। यानी जोरदार धमाकों ने होटल की सूरत ही बदल दी। और धमाकों के बाद वहां से सामने आई तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। तस्वीरों में सैंडमैन सिग्नेचर होटल के पास की सड़कें मलबे में तब्दील नजर आई। तस्वीरों में सैंडमैन सिग्नेचर होटल के पास की सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आया और बड़ा हिस्सा टूटी हुई खिड़कियों से ढका दिखाई दिया, जबकि धमाकों के बाद वहां सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दी। टेक्सास की पुलिस ने आशंका जताई कि सैंडमैन सिग्नेचर होटल में गैस लीक होने की वजह से ये विस्फोट हुआ। बताया गया कि होटल में निर्माण का काम चल रहा था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी दौरान गैस लीक हो गई और वहां विस्फोट हो गया। और टेक्सास के सैंडमैन सिग्नेचर होटल में ठहरे लोगों में चीख पुकार मच गई। बताया गया कि धमाके के वक्त होटल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्हें बचाने के लिए सभी को उस होटल के बेसमेंट में ले जाया गया, लेकिन उनमें 21 लोग धमाके की वजह से बुरी तरह घायल हो गए और धमाकों के बाद होटल की इमारत धुएं के गुबार से घिर गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में होटल की ऊंची इमारत से सफेद धुआं ऊपर की ओर उठता नजर आया, जबकि खिड़कियों से भी धुआं बाहर की तरफ निकलता दिखा। इसके साथ ही होटल के गेट पर भी विस्फोट के बाद धुएं ने कब्जा जमा लिया और इसकी वजह से वहां पुलिस और राहत का काम करने पहुंची टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जोरदार धमाके के बाद होटल के आसपास गैस की गंध फैल गई। इसके बाद तो सुरक्षा को देखते हुए सैंडमैन सिग्नेचर होटल के साथ वहां की दूसरी इमारतों को भी खाली करा लिया गया। इधर प्रदूषण बढ़ाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने के प्लान पर काम शुरू हो गया। खबर है कि प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार एक मेगा प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत सरकार ने मोटरसाइकिल से लेकर कैब सर्विस देने वाली ऑनलाइन कंपनियों की पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, केंद्र का टारगेट है कि 2030 तक 80% 2 व्हीलर और 3 व्हीलरों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाए। जापान के एक नागरिक को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 700 ग्राम से ज्यादा सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी बैंकॉक से आ रही फ्लाइट में भारत पहुंचा और उसके कब्जे से 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना बरामद किया गया। दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा में हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले एक गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। आरोप है कि इस गिरोह ने कई लोगों को फंसाकर उनके साथ ठगी की। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
हरियाणा के पंचकुला में पार्सल देने के बहाने लूटपाट का मामला सामने आया। आरोपियों ने एक बुजुर्ग के हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दी। इसके बाद चाकू की नोक पर उनके घर में रखे गहनों समेत कैश पर हाथ साफ कर दिया। उधर वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान इजराइल की सेना पर 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराने का आरोप लगा। खबर है कि गश्त के दौरान बख्तरबंद गाड़ियों से इजराइल की फौज वहां पहुंची और उसने गोलियों की बौछार कर दी। और इजराइल की सेना की इस गोलीबारी से वेस्ट बैंक का इलाका गूंज उठा। इजराइल की फौज वहां एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करती रही। इतना ही नहीं, इस हमले का सबूत देने के लिए सेना ने एक वीडियो भी जारी कर दिया जिसमें 6 लोग बंदूक लेकर एक इमारत के अंदर से मेन गेट की तरफ भागते नजर आए। तभी मौके की तलाश में बैठी इजराइल की सेना ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी और भीषण फायरिंग होते देख वो लोग घबरा गए और जान बचाकर उस इमारत की ओर भाग निकले। जबकि इस बीच उनमें 2 लोगों को गोली लग गई और वो वहीं गिर गए। इसके बाद तो जैसे वहां चीख पुकार मच गई। लेकिन इजराइल की सेना की कार्रवाई रुकी नहीं, बल्कि सेना ने तो फायरिंग और तेज कर दी। ऐसा लगा मानो इजराइल की फौज ढूंढ ढूंढ कर वहां अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देगी। आरोप है कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में हमले कर 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। इधर जंग के बीच इजराइल की सेना ने हमास की सबसे बड़ी हथियारों की फैक्ट्री तक पहुंचने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक उस फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियार बनाए जा रहे थे और दावा किया गया कि उन शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके जंग में कर रहे थे। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की सेना गाजा में लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और इसी कड़ी में उसने हमास के एक और ठिकाने पर धावा बोल दिया। इजराइल ने इस कार्रवाई का हैरान कर देने वाला एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में पहले सेना बड़े इलाके में एक छोटे मकान के अंदर घुसती नजर आई और वो सैनिक जैसे ही आगे बढ़े उन्हें वहां सुरंग में जाने का रास्ता दिखाई दिया। इसके बाद तो वो सैनिक बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि जैसे ही वो सुरंग के अंदर दाखिल हुए उन्हें 1 या 2 हथियार नहीं बल्कि खतरनाक हथियारों का जखीरा दिखा। इस दौरान उन्हें तोप बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला, जबकि इजराइल की सेना ने वहां बड़े पैमाने पर मोर्टर भी बरामद किए। इसके साथ ही वहां रॉकेट और दूसरे हथियार तैयार करने वाली मशीनें भी मिली। और आरोप है कि इजराइल के खिलाफ जंग में इस फैक्ट्री से हथियार भेजे जा रहे थे, क्योंकि हमास का ये ठिकाना कोई आम जगह नहीं बल्कि उसकी हथियार बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताई गई। जबकि इजराइल की सेना ने तो ये दावा कर दिया कि इस सुरंग का रास्ता हमास की दूसरी सुरंगों से जुड़ा हो सकता है और इसी वजह से गाजा की उस फैक्ट्री में वहां हर तरफ खतरनाक हथियार नजर आए। लेकिन वहां सिर्फ हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं बल्कि हमास के कमांड सेंटर होने का भी दावा किया गया। बताया गया कि वहां से हमास के कमांडर जंग में अपने लड़ाकों को कमांड दे रहे थे। यानी गाजा की वो सुरंग हमास के लड़ाकों का ठिकाना थी, जहां पहुंचकर इजराइल की सेना ने हमास को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। क्योंकि इजराइल की फौज ने कार्रवाई का जो वीडियो जारी किया उसमें सुरंग की दीवारों पर कई बड़े कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे दिखाई दिए। ऐसे डिवाइस भी नजर आए जिनका इस्तेमाल जंग में किसी ऑपरेशन को अंजाम देने में किया जाता है, जबकि वहां अलग अलग टेबल पर कुछ दस्तावेज भी पड़े दिखाई दिए। ऐसे में इजराइल की सेना ने दावा किया कि वो सुरंग हमास का अड्डा थी और उसमें हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी और कमांड सेंटर भी था। मतलब हमास का वो सुरंग हथियारों की फैक्ट्री के साथ उसके कमांडरों का दफ्तर भी था। आरोप है कि उस कमांड सेंटर से हमास के लड़ाकों को इजराइल में तबाही मचाने के लिए आदेश दिए गए थे। उधर अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया। इस लिस्ट में रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार और सऊदी अरब समेत कई देशों के नाम शामिल हैं। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर में सरोगेसी पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने इस प्रक्रिया को गलत बताते हुए 2 टूक कहा कि इससे बच्चों और मां दोनों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। फ्रांस के गैब्रियल अत्ताल को वहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनके नाम की घोषणा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की। 34 साल के गैब्रियल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने के अलावा वहां के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम ने रोडवेज के एक दफ्तर को अधिकारियों और कर्मचारियों समेत सील कर दिया, क्योंकि रोडवेज विभाग पर 31 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था।
और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोडवेज के उस दफ्तर पर ताला लगा दिया, जबकि इस दौरान कार्यालय के अंदर मैनेजर समेत 30 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, जो दफ्तर सील होने के बाद उसके अंदर ही फंस गए। इसके बाद वहां मौजूद रोडवेज के दफ्तर के कर्मचारियों ने नगर निगम के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। नगर निगम! रोडवेज कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें इस कार्रवाई के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इन्होंने बिना किसी नोटिस दिए आज ये सील लगा दिया। मेरठ नगर निगम के मुताबिक रोडवेज विभाग ने लंबे वक्त से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था और ये रकम बढ़ते बढ़ते जब 31 करोड़ पहुंची तो उन्हें इस पर एक्शन लेना पड़ा। इनको पिछले 3-4 सालों से बकाया जमा कराने के लिए नगर निगम लगातार कह रहा है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद रोडवेज विभाग के कर्मचारी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। इसके बाद मेरठ नगर निगम ने उन्हें समझौते का ऑफर दिया और ये वादा किया कि अगर रोडवेज विभाग बकाया टैक्स का भुगतान कर दे तो वो दोबारा दफ्तर को खोल देंगे। इधर बिहार के बेगूसराय में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से रोकने पर एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। उस महिला का आरोप है उसका पति उसे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से रोकता था और आरोप है कि उस महिला ने गला दबाकर पति की हत्या कर दी। उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पति उस महिला को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से मना करता था और जब वो ससुराल उससे मिलने गया तभी उस महिला ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उस महिला का किसी और के साथ अवैध संबंध भी था और महिला का वो दोस्त भी हत्या में शामिल था। और पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आदमी उसकी पत्नी को अरेस्ट किया है। हत्या के बाद से पुलिस महिला के उस दोस्त की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने हत्या के आरोप में उस महिला की बहन को भी हिरासत में ले लिया। उधर केप टाउन टेस्ट में इस्तेमाल हुई पिच पर आईसीसी ने एक्शन ले लिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर आईसीसी ने नाखुशी जाहिर की। हाल ही में इस मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था और वो अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच था। बाद में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के लिए खतरनाक बताया था। इसके बाद आईसीसी ने इस मैच की पिच को खराब रेटिंग दी। मशहूर शास्त्रीय गायक राशिद खान का कोलकाता में 55 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। शास्त्रीय गायन के साथ साथ उन्होंने कई फिल्मों में भी अपनी आवाज दी थी। उन्हें 2022 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी के निधन पर दुख जताया। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मान मिले थे। इसके साथ ही भोजपुरी गीतों के लिए पंडित हरिराम द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इधर भूकंप की त्रासदी से जूझ रहे जापान के लिए बर्फबारी बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि भारी बर्फबारी होने की वजह से भूकंप वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। यानी पहले से ही भूकंप की मार झेल रहे लोगों के ऊपर फिर कुदरत का कहर टूट पड़ा, क्योंकि भूकंप के बाद जापान में हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पिछले हफ्ते आए भूकंप से अभी लोग उबर ही नहीं पाए, लेकिन वहां कई इलाकों में बर्फबारी का सामना करने को मजबूर। जापान से आई तस्वीरों ने वहां बिगड़े हालात की कहानी बयां कर दी और उनमें सड़कें बर्फ की मोटी चादर से ढकी नजर आईं, जबकि भूकंप की वजह से तबाह हुए घर भी बर्फ में बिल्कुल दबे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, वहां सड़क किनारे एक और घर भी टेढ़ा दिखा और उसके ऊपर भी बर्फ ने कब्जा जमा लिया, जबकि उस वीडियो में एक गाड़ी भी घर के मलबे में दबी हुई दिखी। उस मलबे के ऊपर भी सफेद बर्फ की मोटी परत बिछ गई। यही वजह रही कि भूकंप से मची तबाही के बाद भी कई इलाकों में राहत का काम रोकना पड़ा।